नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि केंद्र में मध्य प्रदेश का दबदबा। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है और आलाकमान ने प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में केंद्र में बनने वाली नई एनडीए की सरकार में मध्य प्रदेश का दबदबा देखने मिलेगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वी डी शर्मा का नाम चर्चा में सबसे आगे है। वहीं रोडमल नागर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि मंत्री पद की कतार में अन्य कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए उनके मंत्री बनने की राह में एनडीए के सहयोगी दलों की हिस्सेदारी का पैंच फंस सकता है। चुनाव में एनडीए को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव के बाद लोकसभा में भी रिकॉर्ड सफलता दिलाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से ऐलान कर चुके हैं। सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और नई सरकार में भी इन्हें मंत्री बनाने की पूरी संभावना है। वहीं एससी एसटी वर्ग से नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय सीट से 8,21,000 मतों से जीत हासिल की है। देश में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले नेताओं में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार विदिशा से सांसद चुने गए हैं। और भी कई तमाम नाम हैं जो मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ा सकते हैं और ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि केंद्र के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश अपना वर्चस्व रखेगा। हालांकि कुछ और भी चर्चाएं हैं कि यदि एनडीए अपने सभी दलों के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देता है तो फिर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं और उससे मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिल सकता है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पायल कामरानी जी हैं। पायल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की कि मध्य प्रदेश का दबदबा रहने वाला है। हालांकि पहले भी रहा है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का वर्चस्व और बढ़ सकता है। इसकी संभावनाओं को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपका अभिमत क्या कहता है? जी, निश्चित ही सूरज जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में किया है वो काबिल तारीफ है। एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं पिछली बार के मुकाबले, तो उसी के मुकाबले देखें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें लाके जो टारगेट सेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा कर लिया है। और क्योंकि एनडीए सरकार बनाने जा रही है केंद्र में, तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है और जो सीनियर लीडर्स जो जीत के आए हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान जी का नाम प्रमुख है, उनके अलावा वी डी शर्मा जी की अभी आपने बात कही, क्योंकि उनके सफल नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है चुनाव, चाहे वो 2023 का विधानसभा का चुनाव हो या उससे पहले के अन्य चुनाव रहे हों। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही जैसा आपने अभी कहा कि मध्य प्रदेश का दखल जो है वो केंद्र की राजनीति में और बढ़ेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी को भी मिलेगा, साथ ही जो अनुभव है यहाँ के नेताओं का, उसका लाभ भी केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को मिलने की संभावना रहेगी। पूर्व में भी हमने देखा है कि इंदौर से सुमित्रा ताई महाजन जी हैं और उनके अलावा कई लोग हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में, प्रहलाद पटेल जी और खटीक जी, इन सबको मौका मिला था। और कुछ लोग जो थे वो केंद्र में मंत्री रहने के बाद राज्यपाल भी बने। तो इस लिहाज से अगर देखें और बाकी जो समीकरण है उसको देख के तो लगता है मौका मिलेगा। लेकिन जैसा आपने दूसरी बात कही कि एनडीए में सरकार चलाना बीजेपी को है आने वाले समय में, और जिस हिसाब से नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का सपोर्ट मिलने के बाद जो अटकलें लग रही हैं और जिस प्रकार की खबरें हम सबको मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, तो जो अन्य दल हैं वो काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियो की मांग जो है वो बीजेपी से कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं ये। तो अगर ये सब चीज़ें को कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा लगता है कि फिर
कुछ लोगों को संतोष भी करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं। भले 240 नंबर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद के खेमे से कितने महत्वपूर्ण पदों पर कितने लोगों को बिठा पाएगी ये तो समय तय करेगा, क्योंकि जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी वरिष्ठ हैं और उन्होंने भी केंद्र में काम किया हुआ है पिछली सरकार में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कठिनाई भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, लेकिन जैसा कि आज मैं एक बयान शिवराज सिंह चौहान जी का सुन रहा था और सभी ने सुना होगा, वो फिर से खुद को कार्यकर्ता की भूमिका में बता रहे हैं और उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाते प्रयास किया जी। और ये जीत उनकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो मुझे लगता है कि उनका जो सरल स्वभाव है अब अंत में आके लंबे समय बाद वो किसी बहुत अच्छी बेहतर जगह पे उनको स्थान भारतीय जनता पार्टी देगी और देना भी चाहिए। सर्वाधिक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया है और मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो खुद चाहते हैं कि इस बार कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान जी जैसे सीनियर लोग उनके साथ में कैबिनेट में रहें, जिनकी देश भर में लोकप्रियता भी है और जो बहुत ही बारीकी से एक आम व्यक्ति का जो मर्म होता है, जो तकलीफ होती है, उसको समझने की जो चेष्टा है वो शिवराज सिंह चौहान जी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और मैं व्यक्तिगत जीवन में उनका प्रशंसक हूँ। उनके कार्यों से मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि ये अन्य नेताओं के मुकाबले बेहतर काम करते हैं जी। तो कुल मिला के अंत में आपका जो प्रश्न है उसमें मेरा तो यही इच्छा है मध्य प्रदेश के नागरिक के नाते और कि मध्य प्रदेश को एक अच्छा मौका केंद्र की जो नई कैबिनेट बनेगी सरकार की जी। उसमें स्थान मिले और मध्य प्रदेश के लिए सभी राजनेता देश के लिए भी काम करें और मध्य प्रदेश के लिए कुछ और बेहतर काम करें, जिससे कि हम डेवलप्ड स्टेट की भूमिका में आ जाएं। बिल्कुल सही कहा कि यदि मध्य प्रदेश का दबदबा, मध्य प्रदेश का नेतृत्व केंद्र के मंत्रिमंडल में बढ़ता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को और गति मिल सकती है। पायल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कांग्रेस की अपेक्षा क्या है कि जिस तरह से यदि हम देख रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है और मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो मध्य प्रदेश के विकास को देखते हुए, मध्य प्रदेश के विकास की गति को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस क्या अपेक्षा करती है? कांग्रेस को कोई अपेक्षा एनडीए से तो नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। देखा जाए तो मोदी जी का जो दबदबा या मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार कोई सरकार नहीं बनी। बीजेपी ने एक कहना चाहिए कि अब की बार 400 पार वाला जो फंडा था वो इस फंडे में कामयाब नहीं रही। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से इनकी जो एनडीए की सीट्स हैं वो इन्होंने निकाली है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो हम यही अपेक्षा कहेंगे कि 2021 में लोकायुक्त पीएमआई सीएसटी की थी कि भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 थे, शिवराज सरकार नंबर 1 थी। महिलाओं के जो ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें भाजपा सरकार नंबर 1 है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में अभी मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरा देश अभी नंबर 1 है। तो अपेक्षा तो यही रहेगी कि जनता को कम से कम कुछ तो नहीं भाजपा रोजगार ही देना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार को काफ़ी काम करना चाहिए। और रही बात दबदबे की या सरकार की या सीट्स की, 1991 में हम पूरी 27 सीटें हम लाए थे और 1992 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साथ में था तब 27 सीटें कांग्रेस ने, 12 बीजेपी ने और 1 बसपा ने जीती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समय का फेरबदल भी होता है। और मेरा तो ये मानना है कि मध्य प्रदेश में एक साइकोलॉजी पर काम किया गया जिसमें जनता को ये दिखाया गया कि आप इधर आइए, हम जीत रहे हैं। और जिस तरह से हमारे नेताओं को तोड़ा गया, जिस तरीके से पूरा जनता ने सारी चीज़ों को देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और गलत चीज़ों से पायल जी आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को ये बताया गया कि हम जीत रहे, इधर आइए, तो पूरे देश में क्या ये प्रचारित नहीं किया गया? नहीं, पूरे देश की अलग अलग स्थिति परिस्थिति, अलग अलग चुनावी प्रकरण, अलग अलग वहाँ के जाति, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति अलग अलग होने की वजह से वहाँ पर अलग अलग रणनीति अपनाई गई। जैसे कि पहले चरण में वोट ऑफ परसेंटेज काफ़ी कम था, उसके बाद ये प्रचारित किया गया कि वोट चरण इतना फीसदी बढ़ा, इतना फीसदी, और खुद न्यायालय को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा कि चुनाव आयोग चुप क्यों है और किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि इतने चरण
प्रतिशत वोट बढ़ा, इतने प्रतिशत ये गया। तो कुल मिला के एक आडंबर और झूठ मूठ की सरकार और झूठ मूठ की रणनीतियों से इनके मध्य प्रदेश में जो भी नहीं, अब तो बीजेपी ने अब सारी चीजें फेयर हैं। आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आपके भी प्रत्याशी जीत करके आए हैं, आपके घटक दलों के प्रत्याशी जीत करके आए हैं। मैं अभी मध्य प्रदेश की बात कर रही थी, जो हाँ, 29 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में ईवीएम में खेल हुआ क्या? ईवीएम में तो खेल का मैं नहीं कह सकती, खेल तो पूरे देश में होता है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से साइकोलॉजी या मानसिकता, जनता की मानसिकता को मिसगाइड किया गया है, जनता तो कांग्रेस को ही वोट देना चाहती है। कई जगह पारंपरिक सीटें भी हमारी, जिसमें कई हमारे दिग्गज और एक्सपीरियंस नेताओं ने काफी काम किया, काफी मेहनत की, लेकिन आप कहेंगे कि आप बिल्कुल ही कहेंगे, आप अड़ जाएंगे कि इधर ना मुड़ के आप इधर आ जाइए। तो बात यह है कि जनता को डाइवर्ट किया गया। चलिए ठीक है, जनता को डाइवर्ट किया गया, इसलिए मध्य प्रदेश से परिणाम सामने आया। हालांकि हम अपने मुद्दे पर वापस आएंगे। जिस तरह से शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। शिवम जी, सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं कि केंद्र में मध्य प्रदेश का दबदबा और बढ़ेगा, मध्य प्रदेश का नेतृत्व और बढ़ेगा, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। हालांकि जो मंत्री बनेंगे उनके पास जो भी पोर्टफोलियो होगा, जो भी विभाग उनके पास होगा, उस विभाग के लिए पूरे देश के लिए उनको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। जैसा कि अभी चर्चा में सामने आया है कि चाहे शिवराज सिंह चौहान जी का नाम हो, या फिर वी.डी. शर्मा हैं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, यहाँ वीरेंद्र खटीक की बात भी हम कर रहे हैं, और जो सांसद हैं गणेश सिंह जी, उनका नाम भी चर्चाओं में है कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले इन नामों पर आपकी राय, और उसके बाद में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व के लिए आपका अभिमत क्या है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है। जब केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल बनता है तो जो व्यक्ति उस प्रधानमंत्री है वह अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति महोदया के पास भेजेंगे, उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर यही अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास होता है। तो इस मार्ग पर कोई चर्चा करना या उनके डिस्क्रिप्शन में इंटरफेयर करने जैसा होगा। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री पर लगातार अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद सिंचित किया है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के दिल में है और यहाँ के लोगों के दिल में मोदी जी हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसी भावना के अनुरूप यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उसको स्थान दिया जाएगा। आवश्यक नहीं है कि वह लोग लोकसभा का चुनाव ही जीते हों। अगर प्रधानमंत्री जी को कोई और योग्य व्यक्ति लगा तो उसको अलग तरीके से राज्यसभा या अन्य माध्यमों से ले जाकर के भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। तो यह भी सिर्फ पटकलबाजी, जितने उनका निर्वाचित सांसद है उनको या फिर मध्य प्रदेश के किसी अन्य नेता को भी प्रधानमंत्री जी अगर उचित समझेंगे तो अपने मंत्रिमंडल में न्यायोचित स्थान देंगे। और इस बात को लेकर के पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश के कई सारे कद्दावर नेता जीत करके आज दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। कोई संगठन के स्तर पर, किसी का सरकार में पार्टी नेतृत्व भूमिका तय करेगा, जिसकी जहां भूमिका तय की जाएगी सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता वैसे भी हम उसके ऋणी हैं। जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से विधानसभा में जनादेश मिला और फिर लोकसभा में तो भविष्यति एक प्रकार से जनादेश मिला, उनकी सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने जो संकल्प लिया था उनके कमल की माला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पहनाने का, उसको बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से चिरताक करके दिखाया। तो स्वाभाविक तौर पर हम रेडी हैं मध्य प्रदेश की जनता के, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का न्यायोचित प्रतिनिधित्व रहेगा। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता को आश्वासन दे सकते हैं। चलिए, दो बातें पूछना चाहता हूँ शिवम शुक्ला जी। पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते क्या अपेक्षा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? आपकी वो क्या निर्णय उन्हें लेना चाहिए? हालांकि जैसा आपने कहा कि उनके स्वविवेक है और उनका विशेष अधिकार है, लेकिन मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पायल जी ने अभी सीधा उन्होंने जो बात कही कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ माइंड गेम खेला गया है। देखिए, ये सब बातें कांग्रेस पार्टी आज ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर माइंड गेम जैसी कोई स्थिति होती तो पूरे देश में माइंड गेम खेला जाता। मध्य प्रदेश की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा का गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जातिवाद की राजनीति, नफरती राजनीति को कभी भी मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ कांग्रेस का जो यूपी में जातियों में बांटने वाला नुस्खा था, वो कारागार सिद्ध हो गया, वो मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। उसी के परिणाम स्वरूप आज इनकी मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुला है। पूरे जिन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला था, वहां पर कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाने की स्थिति में नहीं थी। वह मुश्किल 120 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई थी हिंदी पट्टी के राज्यों में, वहां पर कांग्रेस 20 सीटों के आसपास जीत पाई है। तो उस स्थिति में यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस आज अपनी नाकामयाबियों का जश्न मनाना चाहती है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को पूरी स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से चुनाव परिणाम उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुए हैं, कांग्रेस इसका खूब उत्साह मनाए, खूब इसका जश्न मनाए, और आने वाले वक्त में भी इस पर कांग्रेस को ऐसे अवसर देते रहे
कि जनता इनको खारिज करे और दूसरों के घरों में या इंटरेस्ट लेकर के इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाएं। ठीक है पायल जी, जैसे कि शिवम शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस का आत्मघाती कदम जो रहा है वो अपने आत्मघाती कदम का जश्न मना सकते हैं। क्या कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम रहा है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने कोई कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की नीतियां बिल्कुल सीधी राह पे चलती हैं, जनता से कनेक्ट करती हैं और कभी भी हमारे कार्यकर्ता और हम कोई भी गलत तरीके से या कहना चाहिए कि गलत ट्रैक से कि हमने पैसे बांट के या किसी भी तरीके से हम जो और हमारे जो एक पार्टी की कार्य प्रणाली है, एक हमारी पार्टी की विचारधारा है और हम अपनी विचारधाराओं को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आज नहीं तो कल। और उसके अलावा हमारी जो सीट्स हैं, हम भले मध्य प्रदेश में पीछे हैं या हमारी कोई एक भी सीट नहीं आई, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 29 की 29 सीटें नहीं आए। जनता को सब मालूम है, बल्कि मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ कि 29 में से 29 सीटें भाजपा की कैसे आई हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें या भ्रष्टाचार या जो कहना चाहिए ब्यूरोक्रेसी, चाहे नेता चाहे पैसा या कोई भी चीज है, सबको सब पता है, सबको सब उत्तर पता है। प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इतनी कोई ऐसा कहीं नहीं होता कि 29 में से 29 सीटें कोई एक पार्टी जीत ले। ये अपने आप में एक सवाल है। नाकाबिल प्रवक्ताओं के साथ क्या बात करें, बताइए आप। जिसको ये समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें आ गई तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी भी ठीक है, वहाँ चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है, इनकी सीटें नहीं आती, ईवीएम बेवफा हो जाती है। और मैं तो खुद सवाल कर रही हूँ कि 29 सीटें कैसे आई, 29 की 29 वो आपको जवाब अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से जाकर के पूछना चाहिए। ऐसी कौन सी रणनीति थी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के जमाने में कम से कम खाता खुलता था? निकम्मे अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा। छत्तीसगढ़ में आपका बहुत सी ऐसी भाजपा की कौन सी रणनीति थी कि आज कांग्रेस पार्टी की? अरे भाई, आपको जवाब अपने नेताओं से तलाशना चाहिए जिनकी निकम्मी सोच की वजह से आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई है। जीतू पटवारी कांग्रेस ने जितना काम किया है, इतिहास गवाह है, जब से देश आजाद हुआ है जितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, जिस तरीके से गरीबों और महिलाओं को आगे लाया है, उससे कोई उत्तर दक्षिण की लड़ाई करवाई, कभी तमिल हिंदी की लड़ाई करवाई, कभी अगड़े पिछड़े की मध्य प्रदेश की बात करें, बहुसंख्यक की लड़ाई करवाई। और चुनाव जीतती थी जनता को जब विवेक आया, जनता ने जब समझ लिया कि कांग्रेस किस प्रकार हद तक जा करके देश को बांटने वालों के साथ खड़ी हो सकती है, तो जनता ने कांग्रेस को एक बहुत शानदार जवाब दिया है। और स्वाभाविक तौर पर आने वाले वक्त तक देश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व चीज रहेगी, जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से खारिज किया है। में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के सुरक्षा में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, झूठ में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, हमसे बात धर्म के नाम पे लड़वाने में नंबर 1, ठीक है, जात पात में नंबर 1। ठीक है। जिस तरह से तमाम चर्चा सामने आ रही है और ये तमाम चर्चा के बीच में ये आरोप प्रत्यारोप की बात भी है, लेकिन शैलेंद्र मिश्रा जी, जैसा कि अभी पायल जी ने जो बात कही कि ये तमाम जो चुनाव हुआ इसमें भ्रष्टाचार की बात कही, ये ब्यूरोक्रेसी की बात कही, या फिर उन्होंने क्योंकि एक बात पहले भी बात आ चुकी है, जैसा कमलनाथ जी ने पहले कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि पैसा, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ इस्तेमाल करे। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या ये चुनाव के बाद इस तरह की बातें मायने रखती हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार की बातें करने का कोई औचित्य है, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का देश भर में हमने देखा है, अभी जैसे चर्चा हुई उत्तर प्रदेश की बात आई, तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा नंबर्स गेन करने के प्रयास में थी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था। तो इन सभी जगह पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश को हटा दें तो सभी जगह लॉस बुक किया है, यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक नुकसान हुआ है। आज जो 240 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो 400 पार की बात कर रही थी, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो ये मुझे लगता है कि इस बात को कह के सम्मानित प्रवक्ता जो अभी बोल रही थी कांग्रेस पार्टी की, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपकी पूर्व की चर्चा में भी एक शब्द उपयोग किया था, मैं क्षमा के साथ बोलूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो दुर्बल हो गई है, इतनी दुर्बल हो गई है कि आप देखिए मुरैना में, ग्वालियर में और भिंड में ये 3 सीटें कितने कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, नकुल नाथ जी की बात हो रही है, लगभग 1.25 लाख 1,20,000 वोटों से वो हारे हैं। इसके बाद आप फग्गन सिंह कुलस्ते वाली सीट देखिए जहाँ मरकाम लड़ रहे थे, मोहन मरकाम, वो सीट 1-1.25 लाख के बीच में कांग्रेस हारी है। सिद्धार्थ कुशवाहा की सीट देखिए आप। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस को भी लोगों ने वोट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की रणनीति थी वो कमजोर थी। कमलनाथ जी को
विधानसभा चुनाव के बाद एकाएक हटाना भी जो निर्णय था केंद्र का AICC का, वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं था। उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और लोकसभा चुनाव तक उनको मौका देना चाहिए था। जीतू पटवारी अच्छे युवा नेता हैं, वो भी काफ़ी लंबे वक्त से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी जो समस्या, कांग्रेस को हमने आपने बहुत नज़दीक से देखा है, बाकी लोगों को तो बारे में नहीं जानता मैं। कांग्रेस में पट्टावाद, बंगलावाद ये बहुत हावी रहा है और अभी तक हावी है। तो जब कोई सीनियर आदमी जब अध्यक्ष होता है तो उनके मान सम्मान में लोग एकत्रित हो जाते हैं। जीतू पटवारी जी युवा हैं, लोगों ने, युवाओं ने उम्मीद रखी थी कि युवा उनके साथ आ जाएंगे, इसका असर भी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने में, आप देखिए कमलनाथ जी पूरा फोकस उनका जो था छिंदवाड़ा में था। क्यों था? भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना मजबूर कर दिया था कि वो दूसरी जगह निकल नहीं पा रहे थे। दिग्विजय सिंह जी खुद चुनाव लड़ रहे थे, उनके यहाँ भी इतनी मजबूत किलाबंदी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि वो भी नहीं निकल पाए। एक सुरेश पचौरी जी बचे तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांतिलाल भूरिया खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो जो आदिवासी बेल्ट है वहां पे वो कितना प्रचार कर पाए मुझे नहीं मालूम। अरुण यादव मुझे पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव ऐसे खास दिखे नहीं, वो पिछले कुछ समय से हम सभी देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, कांग्रेस में जो सीनियर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बिखर गई है। यूथ की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी जी खुद पिछला चुनाव विधानसभा का हार गए। अब एक हारे हुए व्यक्ति को ताजपोशी कर दी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी ने या खड़गे जी ने, जो जिन्होंने भी नियुक्ति दी है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई होगी अगले 10 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो 5 साल मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में, तो जीतू पटवारी जी को बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पूरा चल के नाप देना चाहिए। जब राहुल गांधी जी पद यात्रा कर सकते हैं तो इनको भी करना चाहिए। इनके साथ में उमंग सिंगार जी जैसे आदिवासी नेतृत्व है, जिनको मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब गौर करने वाली बात ये होगी सूरज जी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, जुलाई से। तो अब इस सत्र में और आने वाले और अन्य सत्रों में कांग्रेस पार्टी 4.5 साल अब ये जो मिलेंगे, विपक्ष की भूमिका कितने मजबूत तरीके से निभाती है, ये बड़ा सवाल। राहुल गांधी जी ने जो विपक्ष की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है और उसी का नतीजा है जो कांग्रेस के लिए दावे किए जा रहे थे कि 40 सीटों पे सिमट जाएंगे, 50 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। आज अगर वो 99 के करीब पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है सिंगल इसमें राहुल गांधी जी की सर्वाधिक मेहनत है। और आप उत्तर प्रदेश देखिए, अखिलेश यादव जी को देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया, चुपचाप अपनी रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर मतलब धार्मिक तौर पे हम देख लें और बाकी तौर पे देख लें, जो कट्टरवाद है, जातियों के बीच का जो भेदभाव है, आज भी स्पष्ट नजर आता है। यही बात शिवम जी ने भी कही। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अगर वहाँ इतना सरवाइव कर रही है उनकी पार्टी और उनके साथ की दूसरी पार्टीज, तो मध्य प्रदेश के लोगों को भी सहजता से ये जो परिणाम आए, इसको विपक्ष को, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और आगे आना चाहिए, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और जीतू भाई के लिए तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है, पूर्व में भी मैंने दी है कि उनको अपने स्वभाव में पुनः परिवर्तन करना चाहिए और लोगों को जोड़ के चलना चाहिए। ये इमरती देवी जी को लेके बयान दे दिया, अच्छा खासा वहाँ रिजल्ट आ सकता था ग्वालियर में, नहीं। प्रवीण पाठक एक बहुत अच्छे युवा नेता हैं, बहुत छोटे से मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं लोकसभा का, तो ये थोड़ा हम लोगों को भी लगता है कि युवा लोगों को मौका मिल सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें हो सकती थी और अब संभावना आगे की है कि क्या है। पायल जी, आप कुछ कहना चाह रही थी शैलन जी की टिप्पणी पर, अपना वक्तव्य रखिएगा। सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम और हमारी जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे किसान कांग्रेस हो, हम सब काफ़ी संतुष्ट हैं। और उनके इस कार्यकाल में जो रणनीतियां, जो मंथन या जो भी चुनाव या जो भी प्रक्रिया है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जगह उन्होंने संभाल ली। और रही बात, मेरा फिर भी एक सवाल आता है कि मैंने इतिहास में इतनी बड़ी राजनीति का जो भी है सफर है, 29 में से 29 क्लीन स्वीप, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कैसे ये हमारी तरफ से एक जनता पूछ रही है। 84 में 40 सीटें कांग्रेस को मिली थी मध्य प्रदेश से, जब अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगे तब 40 की 40 मिली थी। तब कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, हमारी सरकार थी, हमने काम किया, जनता ने हमें सिर में बैठाया। लेकिन यहाँ तो अभी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को खाने को नहीं। हर दूसरे दिन आप देखेंगे कि देश के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेडिकल वाले हों, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, नौकरियां नहीं है। हर दूसरे दिन यहाँ पे रोड में बीजेपी कार्यालय के बाद कितने वो हुए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं,
आशा दीदी कार्यकर्ता है कि कितने तरीके से क्या क्या घोषणाएं हुई, उस घोषणाओं पे अमल नहीं हुआ, ये तो पब्लिक देख ही रही है ना। तभी मैंने कहा 29 में से 29 क्लीन स्वीप कैसे। ये तो बल्कि हमारी कांग्रेस पार्टी अब मंथन करेगी और पूरी तरीके से इसको खंगालेगी और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये 29 में से 29 क्लीन स्वीप। चलिए ठीक है, सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा मैं। शिवम शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश से, देश का क्लीन स्वीप जो राज्य देने वाला पहला राज्य बना था, हालांकि दूसरे राज्यों में भी हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे पहली तरफ से जो बयार चली शुरुआत से, प्रारंभिक रुझानों से, वो लगातार कायम रही है। शिवम शुक्ला जी, इसका आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कितना श्रेय देते हैं? कांग्रेस की कमजोरी की जो बात आई कि जैसा अभी पायल जी ने भी कहा कि हम मंथन करेंगे कहाँ चीज़ें कमी रह गई थी, इन दोनों में से आप किसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कलेक्टिव लीडरशिप का यहाँ पे प्रयास था। संगठन बहुत मजबूत है, प्रधानमंत्री जी की अपनी एक सर्वस्पर्शी लोकप्रियता है और उसके साथ ही साथ हमारी डबल इंजन की सरकारों की जो विकासवाद राष्ट्रवाद की राजनीति थी उसको जनता लगातार स्वीकार कर रही है। आने वाले वक्त में भी मध्य प्रदेश में आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इसी प्रकार का मिलेगा। तो यह देखिए एक विश्वास है जो हमने जनता के बीच बनाया है और आने वाले वक्त में इसको स्थापित करने की लड़ाई हमारी रहेगी। चलिए, आपने सही कहा कि ये चीज़ें हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन था, बूथ प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, उसे आपने कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर सामने आ जाती है, अब जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व और मध्य प्रदेश का दबदबा केंद्र में क्या होने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी डी शर्मा, ये मोदी कैबिनेट में भी शामिल होते हैं। हालांकि जैसा कि शिवम जी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, स्वविवेक से वो किसे अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प है कि वास्तव में मध्य प्रदेश का कितना दबदबा होता है और जो मजबूरी होगी वो मजबूरी क्या होगी, किस मजबूरी के तहत कि यदि घटक दलों के साथ यदि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो फिर किस किस को जगह दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। शिवम शुक्ला जी और पायल कामरानी जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मध्य प्रदेश का दबदबा केंद्र में कितना होने वाला है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि केवल ये तीन नाम नहीं, शिवराज, वी डी शर्मा और सिंधिया के नाम ही नहीं हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसमें रोडमल नांगर का नाम शामिल है, मंत्री पद की कतार में कई और नेता शामिल हैं। बात हो रही है गणेश सिंह की, बात हो रही है सबसे बड़ी जीत जिन्हें मिली है शंकर लालवानी की, कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश के सांसदों का, और उससे मध्य प्रदेश के विकास को कितनी गति मिलेगी, ये हम और आप देखेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।